हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा जो अगला टॉपिक है विशेषण और क्रिया, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं विशेषण होता क्या है, एडजेक्टिव होता क्या है। तो देखिए, जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं इनके गुणों, दोषों, संख्या और परिणाम जो भी होते हैं इनकी विशेषता जिन शब्दों द्वारा बताई जाती है वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो शब्द विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण और विशेष्य में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो शब्द विशेषता को बताएंगे, जो विशेषता को बताएंगे उसे विशेषण कहेंगे, जिसकी विशेषता की बात होगी उसे विशेष्य कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मोटा लड़का हंस पड़ा। ठीक है, जो मोटा लड़का है वो क्या करा, उसने हंस दिया, मतलब वो हंस पड़ा। मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पर जो मोटा है ना वो विशेषता को बता रहा है। अब कोई आदमी काला होता है तो उसकी विशेषता है, कोई गोरा होता है वो उसकी विशेषता है, कोई पतला या मोटा होता है वो उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो एक लड़का है वो कैसा है, मोटा है, तो मोटा क्या होगा, उसकी विशेषता होगी, यानी ये विशेषण होगा। फिर देखिए, बात किसकी हो रही है, लड़के की बात हो रही है, यानी जो लड़का है जिसकी बात हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विशेष्य। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो विशेष्य होता है वही संज्ञा या सर्वनाम होता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों को ही हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम के शब्दों की जो विशेषता को बता रहा है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषता बताएगा उस विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम लोग विशेष्य कहेंगे। ठीक है, विशेष्य यानी संज्ञा सर्वनाम ही होता है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषणों के हम लोग भेद पढ़ते हैं। तो विशेषणों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, विशेषणों के 4 भेद होते हैं। अब देखिए, पहला होता है हमारा कौन सा, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब देखिए, ये तो हमने बात करी अर्थ की दृष्टि से। अब देखिए, अर्थ की दृष्टि से इसके 4 भेद हैं। अगर हम लोग बात करें रचना की दृष्टि से तो मूल और यौगिक और क्या क्या होते हैं, मूल विशेषण होंगे, मूल शब्द जिन्हें कहते हैं, और यौगिक होंगे। जैसे देखिए, मूल के अंतर्गत आएंगे उपभेद, मुख्य जो संज्ञात्मक और सर्वनात्मक होते हैं या क्रियात्मक होते हैं। यौगिकों की बात करेंगे तो इसके अंदर उपभेद क्या होगा, संज्ञा मूलक, सर्वनाम मूलक, विशेषण मूलक, क्रिया मूलक और अव्यय मूलक, ये शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो रचना की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक और टाइप होता है रूप की दृष्टि से। रूप की दृष्टि से इनको हम लोग विकारी और अविकारी भी कहते हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग सीधे समझते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ की दृष्टि से हमने जो विशेषण बताए 4 प्रकार के, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो पहला विशेषण है इसको हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, गुणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जो गुणवाचक विशेषण होता है इसके भी कितने टाइप होते हैं, 7 टाइप का होता है, मतलब 7 भेद होते हैं इसके। अब देखिए, इसकी बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो मेरी भैंस गोरी है, मेरी भैंस गोरी है, तो इसमें एक जो शब्द आया गोरी, तो ये क्या कर रहा है, उसके गुण को दिखा रहा है, यानी गुण धर्म को दिखा रहा है उसके, यानी वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये गुण और दोषों को बताते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी मेरी भैंस गोरी है तो उसका गुण कैसा है कि वो गोरी है। मेरा दोस्त कपटी है, हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कपटी, छल कपटी, तो वैसे ही जो मेरा दोस्त कपटी है, तो इसमें जो कपटी वर्ड आया है तो ये कपटी शब्द क्या है, इसमें उसके गुण को दिखा रहा है। जैसे मेरे दोस्त हैं तो मेरे दोस्तों के ये गुणों को दिखा रहा है कि वो कपटी है। ठीक है, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो इसमें उसका कोई व्यक्ति है उसकी ईमानदारी को दिखाया जा रहा है। तो ईमानदार क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, मतलब कैसा गुण, यानी क्वालिटी को बता रहा है कि वो ईमानदार है। ठीक है, जैसे मीठा, तीखा, खट्टा, ये सब क्या आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये उसके गुणों को दिखा रहा होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ते हैं वो है हमारा संख्या
संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वहां पर संख्यावाचक विशेषण होगा। जहां पर संख्या का बोध हो वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे संख्या का बोध होगा ना, जैसे 1 2 5 10 50, तो यहाँ पर ये जो भी संख्याएं आएंगी वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। इसके भी कितने भेद हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब एक देखिए, पहला होता है हमारा निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें जैसे 1 2 प्रथम दूसरा, जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं ना, जैसे 2 लिखते हैं तो ये काउंट कर सकते हैं 2 कितने होते हैं, जैसे मैंने लिखा 500 तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, यानी फिक्स है, पहला दूसरा पांचवा 50वां 1000वां, तो ये भी फिक्स है कौन सी पोजीशन है या फिर कौन सा काउंटेबल है। तो ये क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो ये संख्यावाचक तो होते हैं बट ये अनिश्चित होते हैं कि हमें फिक्स पता नहीं होता कि ये कितने हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा कुछ, कई, ठीक है, कुछ कई कितने, तो ये जितने भी शब्द हैं ये क्या है, अनिश्चित है, आप पता नहीं है ना। कुछ मैं बोलूँगा मेरे पास कुछ पैसे हैं, अब ये फिक्स तो नहीं बता सकता कि कुछ पैसे हैं, बोलने में हमें पता चलेगा कि कितने पैसे हैं, नहीं चल सकता ना। कुछ पैसे में 50 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं। तो कुछ पैसे हैं का मतलब क्या हुआ कि संख्यावाचक तो है, कुछ संख्या तो होगी उनकी ना, कुछ संख्या तो होगी बट ये अनिश्चित होगा, फिक्स्ड नहीं होगा कि हम बता नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 10 लड़के जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, 10 लड़के जा रहे हैं, तो हमें फिक्स पता चल गया 10 लड़के हैं। 20 रुपये तो पता चल गया ना, 20 रुपये हैं। अब ऐसी बात करूँ, कुछ आदमी चले गए, अब तो पता चला कितने आदमी गए, 4 आदमी गए या 3 आदमी गए, कुछ नहीं पता चला ना, तो कुछ आदमी चले गए, ये क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। वैसे ही बात करेंगे, कई लोग आए थे, कितने लोग आए थे, कई लोग आए थे। अब कईयों में कितने भी हो सकते हैं ना, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो इससे हमें फिक्स नहीं पता चल रहा, तो ये क्या आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं, बात करते हैं परिमाणवाचक। अब ये परिणाम नहीं है, ठीक है, परिणाम नहीं है, परिमाणवाचक है, तो ध्यान से इसको देखना। परिमाणवाचक जो विशेषण है इसकी बात करें, ये 3rd टाइप ऑफ विशेषण है। तो ऐसे शब्द यानी ऐसे विशेषण से मापतोल जैसा बोध होता है, जिस विशेषण से मापतोल जैसा बोध हो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण कहाँ पे आएगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि मापतोल जैसी कुछ चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, 10 किलो आम, 50 किलो संतरा, तो ये यहाँ पर क्या है, मापतोल वाली चीज़ है ना। अब हम गिन के थोड़ी बताएंगे, अब सेब हमारे पास 50 दाने सेब हैं, तो 50 दाने सेबों को गिन के बता सकते हैं कि कितने किलो है, नहीं गिन सकते ना, मतलब गिन के नहीं बता सकते ना उसका वेट। तो जो नापने वाली यानी तौलने वाली चीज़ है वो आते हैं परिमाणवाचक, और जो गिनने वाली चीज़ है वो कहाँ आते हैं, संख्यावाचक के अंतर्गत। ठीक है, तो परिमाणवाचक में क्या क्या आता है, मापतौल वाली चीज़ें। तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे हमने पिछले संख्यावाचक में बात करी थी। संख्यावाचक में क्या था, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक था। वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण में भी क्या आता है, परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो ऐसे भी कोई जितने भी विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु का मतलब मात्रा या फिर नापतोल का ज्ञान होगा उसे हम परिमाणवाचक कहेंगे। पहला जो हमारा होगा निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक से बात करें तो जिससे वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, मतलब इससे हमें निश्चित मात्रा का बोध होगा, निश्चित जो मात्रा होगी उसकी फिक्स्ड मात्रा उसको हम पता कर सकते हैं। जैसे 1 kg, 2 kg, 1 लीटर, 5 लीटर या 5 मीटर, 5 मीटर है ना, 5 मीटर और 10 किलोमीटर, तो ये फिक्स हमें पता चल रहा है ना माप तौल करके कि कितना है, तो ये निश्चित के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। जो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है इसके अंतर्गत हम लोग फिक्स नहीं बता सकते। जैसे मैं बोलूँगा कुछ कलम, थोड़ा सा शक्कर, कुछ पैसे, तो पता चला इससे कितना होगा, नहीं पता चलेगा ना। थोड़ा सा दूध, इतना दूध, बहुत घी, बहुत दूध, तो इससे पता नहीं चल रहा वो कितने लीटर है, कितने किलो है, कुछ नहीं पता चल रहा ना। तो ये आते हैं हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए सिर्फ मापतौल वाले शब्द ही परिमाणवाचक में आएंगे, बाकी संख्यावाचक में आएंगे। अब देखिए आप इसमें कन्फ्यूजन होगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जितने भी ऐसी चीज़ें हैं ना अपने माइंड पे सोचना कि जिनको हम माप तौल सकते हैं, यानी जिनको हम माप तौल सकते हैं वही परिमाणवाचक में आएंगे। जिनको माप तौल नहीं सकते, जिनको गिन तो सकते हैं माप नहीं सकते, तो वो आएंगे संख्यावाचक। ठीक है, आदमी है, अब 50 आदमी है, 50 आदमियों को तोल सकते हैं क्या, तोलेंगे नहीं, उनको गिन के बताएंगे 50 आदमी,
ऐसे ऐसे वाले जितने भी शब्द होंगे वो क्या होंगे, संख्यावाचक, जिनको हम गिनेंगे, लेकिन जिनको हम माप तोल सकते हैं, 5 किलो आम, 10 किलो सेब, तो ये सारी चीज़ें। अब उन आम सेब को तो हम तौल भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ना, 10 किलो आम, अगर हम बोलेंगे 5 आम, तो वो 5 आम बोल रहे हैं, तो 5 आम क्या आएगा, फिर संख्यावाचक में आएगा, क्योंकि 5 आम गिने ना हमने। अगर हम बोलेंगे 5 किलो आम, तो 5 किलो आम क्या आएगा, फिर परिमाणवाचक। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों में आते हैं, बट जिनको हम माप तोल सकते हैं वो परिमाण में आएंगे, बाकी जिनको हम माप तोल नहीं सकते, गिन सकते हैं, वो संख्यावाचक में आएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल हैं वो समझते हैं। देखिए 10 किलो घी, 10 किलो घी है ना, इसको तो गिन थोड़ी सकते हैं, इसको तोल सकते हैं 10 किलो घी। 5 किलो चावल, 5 किलो चावल को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। वैसे गिन सकते हैं बट बहुत टाइम लगेगा, तो ये हम तौल के बता सकते हैं। फिर है बहुत घी, बहुत घी का मतलब क्या है, बहुत है वो पता ही नहीं है कितना है, 5 किलो है, 10 किलो है, कितना है। अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, थोड़ा सा दूध, कुछ कलम, तो ये सब क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। परिमाणवाचक तो है बट अनिश्चित है। इसके बाद जो अगला विशेषण है इसको हम लोग देखते हैं, ये है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी संज्ञा से पहले कोई अगर सर्वनाम लगा होगा ना, वहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, सार्वनामिक यानी सर्वनाम से रिलेटेड। एग्जाम्पल देखिए, वह राम का भाई है। अब राम क्या है यहाँ पर, राम क्या है यहाँ पर, संज्ञा है ना, तो राम से पहले एक वर्ड आ गया वह, तो वह, यह, वो, सो, जो, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं ना। तो राम से पहले क्या लग गया यहाँ पर, सर्वनाम लग गया, यानी वह लग गया। तो वह क्या है, सर्वनाम, राम क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पर कौन सी विशेषण होगा, यहाँ पर जो विशेषण होगा वो होगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह बालक छोटा है, इसमें बालक क्या है, संज्ञा है, यह क्या है, सर्वनाम है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम लग गया, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। वैसे तुम रवि के भाई हो, रवि संज्ञा था, सर्वनाम क्या है, तुम, तो रवि से पहले तुम लगा दिया हमने, तो ये सर्वनाम बन गया, ठीक है ना, ये सार्वनामिक विशेषण होता है। देखिए यहाँ संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी याद रखना कि संज्ञा से पहले अगर कहीं पर आपको सर्वनाम दिखता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब एक आता है हमारा प्रविशेषण। अब देखिए प्रविशेषण क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता को बताते हैं, यानी विशेषणों की भी विशेषता को जो बताएंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। देखिए तुम बहुत तेज भागते हो, तो मैंने यहाँ पर तुम बोला, तुम क्या है, तुम हमारा सर्वनाम है, ठीक है। बहुत तेज भागते हो, तेज क्या है, विशेषण है ना, विशेषता बता रहा है कि तेज भागता है। लेकिन बहुत तेज तो भाग रहा था, लेकिन बहुत तेज और भी तेज, तो ये जो विशेषता थी, तेज क्या था, विशेषण था, विशेषण की भी विशेषता को बता दिया कि वो बहुत तेज भागता है, तो ये प्रविशेषण होगा, ठीक है। जो विशेषता की भी विशेषण की भी विशेषता बताएगा वो प्रविशेषण होगा। फिर देखिए विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है। जैसे उच्च, उच्चतम, उच्चतर, अधिक, अधिकतम, अधिकतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ऊंचा, ऊंचाई, ऊंचाइयाँ, तो ये 3 अवस्था होती है। मूल अवस्था में उच्च था तो उत्तरावस्था में उच्चतम बन गया, फिर उत्तमावस्था में क्या बनेगा, उच्चतर बनेगा। तो ये 3 चीज़ें भी आपको याद रखनी होती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्रिया यानी वर्ब को, ठीक है। वर्ब्स क्या होते हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो क्रिया की बात करें तो क्रिया क्या होता है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए खाना, पीना, नहाना, धोना, पढ़ना, सोना, मतलब हमें क्या पता चल रहा है, किसी कार्य का होने का पता चल रहा है ना, कोई कार्य हो रहा है। यहाँ पर खा रहा है तो कार्य हो रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, पढ़ रहा है या सो रहा है, तो इसमें कार्य तो हो रहा है ना। जिन शब्दों से किसी काम या कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया का मूल अंश यानी जो मूल रूप होती है वो क्या होती है, धातु होती है, ठीक है। अब हम धातु की बात करेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, ठीक है। क्रियापद का निर्माण किससे होता है, धातु से होता है। और धातु किसे कहते हैं, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं।
जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है या पठ धातु है। ठीक है, तो चलना क्रिया जो बनी वो किससे बनी? चल, चल से चलना, पढ़ या पठ से पढ़ना। ठीक है, तो ये धातु होती है। जैसे हाथ से हथियाना, फिल्म से फिल्माना, गर्म से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, आप से अपनाना। तो इस तरीके के क्या बनेंगे इससे? धातु। ठीक है, प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। तो धातु में अगर हम लोग ना जोड़ देंगे ना तो क्रिया का निर्माण होता है ज़्यादातर केसों में। अब धातु की बात करें तो धातु के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, धातु के दो भेद होते हैं। एक तो होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। ठीक है, मूल धातु और यौगिक धातु। सामान्यतः धातु के दो अलग भेद होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। देखिए, इसके अंतर्गत सामान्य धातु, अनुकरणात्मक धातु, प्रेरणार्थक, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, यौगिक क्रिया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, जो पहला है मूल धातु, इसको हम लोग पढ़ें तो यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है, फ्रीडम होता है इसको, कि ये किसी भी अन्य पर निर्भर नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं होता, ये फ्रीडम होता है। ठीक है, जैसे जा, खा, पी, रह। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं ना, ये क्या हैं? ये आते हैं हमारे मूल धातु के अंतर्गत। क्या आते हैं? मूल धातु के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है हमारा यौगिक। यौगिक धातु क्या होते हैं? यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। इनको कैसे बनाया जाता है? इनको बनाया जाता है धातु में प्रत्यय को जोड़कर या संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर हम क्या करते हैं? यौगिक धातु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक धातु थे। अब धातु उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद। ठीक है, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 8 भेद होते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद और प्रयोग की दृष्टि के आधार पर क्रिया के 8 भेद। तो पहला जो हमारा है अकर्मक क्रिया, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होता है? तो देखिए, जब किसी क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है अथवा इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया कहलाती है। सिंपल शब्दों में हम लोग समझें तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जिस भी वाक्य में कर्म नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कार्य नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, काम का जो भी प्रभाव पड़ेगा ना सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा, जो कर रहा होगा उसी पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरे जो चीज़ होगी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे राम दौड़ता है। अब राम दौड़ तो रहा है, क्रिया कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, बट इसका प्रभाव किसी को पड़ रहा है? क्या रोड को कोई प्रभाव पड़ रहा है? अगर वो रोड में दौड़ रहा है, फील्ड में दौड़ रहा है, तो फील्ड में कोई प्रभाव पड़ रहा है? फील्ड में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन राम पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि राम दौड़ रहा है, तो उसको थकान भी लग रही होगी, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दूसरे पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? यहाँ पर हो जाएगी अकर्मक क्रिया। यहाँ पर केवल राम पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, यहीं पर अगर हम लोग देखें, राम तेज दौड़ता है या राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें भी प्रभाव केवल राम पर पड़ रहा है। मतलब अगर हम विशेषण के साथ प्रविशेषण भी लगा देंगे तो भी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, कृष्णा हंसता है, बच्चा रोता है, तो इसमें भी प्रभाव इनमें ही पड़ रहा है, इनके अलावा किसी पर। बच्चा रो रहा है तो इसका प्रभाव किसी पर पड़ रहा है? क्या नहीं पड़ेगा ना, बच्चे पर ही प्रभाव पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, बच्चा रोने लग गया या कोई हंस रहा है तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो अलग बात है। बट ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बच्चे पर ही पड़ेगा। ठीक है, और कृष्णा हंस रहा है तो कृष्णा पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये होती है हमारी अकर्मक क्रिया। अब हम बात करें सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जब किसी क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं अथवा इसमें कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का फल प्रभाव या फल या प्रभाव क्या होता है? कर्म पर पड़ता है। जैसे मोहन गीत गाता है, दीप्ति गीत गाती है, इसमें जो गीत है वो क्या है? कर्म है, और जो गाता है वो क्रिया हो रही है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गाने पर प्रभाव पड़ रहा है। दीप्ति गीत गाती है तो इसमें गाने पर भी प्रभाव पड़ेगा। वैसे संजना चित्र बनाती है तो चित्र बना रही है ना, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे मैं बात करूं, नीलम आम खाती है, नीलम क्या खा रही है? आम खा रही है, तो नीलम क्या काम कर रही है? क्रिया क्या हो रही है? खाती है, खाने का काम हो रहा है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। आम को खा रही है तो आम खत्म भी तो हो रहा है, आम पर भी तो इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें नीलम के साथ साथ आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी।
क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए सकर्मक और अकर्मक को हम लोग समझें तो देखिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया मैंने लिखी है। तो टूटना टूटना अकर्मक क्रिया है, तोड़ना क्या होगा सकर्मक क्रिया। जुड़ना जोड़ना, हंसना हंसाना, बढ़ना बढ़ाना, यानी टूटना, कोई चीज़ टूट जाती है ना, खुद से टूटती है तो उसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। तोड़ना यानी मैंने मान लो एक लकड़ी तोड़ दी तो उसका प्रभाव लकड़ी पर भी पड़ेगा, मुझ पर भी पड़ेगा, ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया है। जुड़ना तो कोई चीज़ जुड़ गई, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं वो जुड़ जाती है खुद से, तो वो अकर्मक है। जोड़ना, ये जोड़ना तो खुद से नहीं होगा ना, जोड़ना खुद जोड़ना पड़ेगा हमें। हंसना, हंसना तो हम खुद हंस सकते हैं, जब तुम्हारा मन करेगा हंस सकते हो, अकेले बैठे हो हंस रहे हो तुम, तो उसका प्रभाव सिर्फ तुम पर पड़ेगा। लेकिन हंसाना, अब तुम हंस तो रहे हो लेकिन औरों को भी हंसा रहे हो, तो तुम्हारे साथ साथ किसी और पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही बढ़ना और बढ़ाना, तो ये भी क्या होगा सकर्मक अकर्मक के उदाहरण है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया की हम लोग बात करें तो जब कोई स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या प्रेरित करता है तो ऐसे में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखिए जब कोई इंसान खुद कार्य नहीं कर रहा, ठीक है, जब कोई स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे से काम करवा रहा है तो वहाँ पर प्रेरित करता है काम करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए जैसे शिक्षक ने कालू से किताब पढ़वाया। अब यहाँ शिक्षक ने कार्य करवाया, खुद नहीं करा, किससे करवाया, कालू से। क्या करवाया, किताब पढ़वाया, ठीक है। वैसे ही सीमा ने अपने पति से खाना बनवाया, तो यहाँ पढ़वाया बनवाया ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसके बाद बात करें पूर्वकालिक क्रिया की। तो देखिए पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने जाता है तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। मान लो तुमने कोई काम करा, उसको खत्म करते ही तुम तुरंत दूसरा काम करने चले गए तो वहाँ पर होगा पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कल्पना खाना खाकर पढ़ने गई, ठीक है, यहाँ पर क्या आया है, कल्पना खाना खाकर पढ़ने गई। तो कल्पना ने पहले क्या करा, खाना खाया, फिर खाते ही पढ़ने चले गई। यहाँ पर दो दो काम हुए। पहले उसने पूर्व में क्या काम करा, ठीक है, पूर्व में उसने करा कि खाना खाया, फिर खाकर प्रेजेंट में उसने क्या करा, पढ़ने चले गई। तो यहाँ पर जो खाकर शब्द आया इसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राजू खेत से लौटकर नहाने गया। राजू ने खेत में काम करा, वहाँ पर खेत से लौटकर आया, फिर नहाने गया। तो यहाँ पर जो लौटकर है ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि से मिलकर बनती है, ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि से मिलकर बनती है, ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना से अपनाना, अपना है ना, तो अपना क्या है, अपना संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनता है, तो इससे जो हमारा नाम धातु क्रिया बन रहा है वो क्या बन रहा है, अपनाना। यानी जो अपना है, अपना से हमने अपनाना बना दिया, तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया होगी। फिर इससे बीच में एक चीज़ समझते हैं, आज्ञार्थक क्रिया क्या होता है। तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो मतलब आज्ञार्थक का मतलब क्या होता है, किसी की आज्ञा मानना या फिर किसी का सम्मान करना ही आज्ञार्थक क्रिया होता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है इसको हम लोग जानते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो देखिए संयुक्त क्रिया का मतलब होता है वे क्रिया जो दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। वे क्रिया जो दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है वहाँ पर क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे तुम रोज खाना खाया करो, तो यहाँ पर बात हो रही है खाया करो, ठीक है। वह खेल खेल चुका, खेल भी चुका है, तो खेला भी उसने और चुका भी है, तो ये दो दो चीज़ हो रही है ना, तो ये क्रिया है। यानी दो क्रियाओं से मिलकर जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जब कोई भी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनेगी उसे क्या कहेंगे, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, तो कुत्ते की आवाज़ भौं भौं से भौंकना। जो कुत्ते की आवाज़ होती है ना वो कैसे भौंकता है, भौं भौं से भौंकता है। मेढक की आवाज़ टर टर से टर्राना, ठीक है, यहाँ टर्राना। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं।
फिर बात करें नामबोधक क्रिया की, तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनाती है। तो जब भी संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ेगी तो क्या करेगी, नामबोधक क्रिया बनाएगी। जैसे देखिए लाठी क्या है, संज्ञा है मारना, लाठी क्रिया हो रही है मारने की, तो इसको कहते हैं हम लोग लाठी मारना, यानी नामबोधक क्रिया। रक्त प्लस खौलना, रक्त क्या है, संज्ञा है, खौलना क्या होगा, क्रिया होगा, तो रक्त खौलना क्या हो जाएगा, नामबोधक क्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे सजातीय क्रिया क्या होती है। तो देखिए सजातीय क्रिया वो होती है जब दो अलग अलग शब्दों में रिपीटिशन हो, मतलब जब दो शब्द बार बार क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, सजातीय क्रिया। जैसे वह अनेक बोलियां बोलता है, तो यहाँ पर बोली बोल दो दो बार बोला जा रहा है ना, तो वह अनेक बोलियां बोलता है। तो ये था हमारा क्रिया और विशेषण हमने इसमें पढ़ा। इसके बाद जो आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे अव्यय और उपसर्ग की, यानी इंडिसलेनेबल्स की, ठीक है। तो प्रीपोजिशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे अव्ययों को, उपसर्गों को और प्रत्यय को, ठीक है। तो ये हमारा फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समास, कंपाउंड्स, तो उनको हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।